स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी शब्दावली। हिंदी शब्दावली में जो हम पढ़ेंगे, आज की हमारी क्लास है वर्तनी शुद्धिकरण की। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेट, ये हम हिंदी शब्दावली से पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बुक को मंगाना तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इस बुक को आप कहाँ से मंगा सकते हैं मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस बुक को मंगाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं निधि एकेडमी, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। देखो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको सही बुक मिल रही है या गलत बुक मिल रही है। तो अगर आपको सही बुक चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ही ऑर्डर करना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम यहाँ से हमें दिक्कत हो सकती है, तो आप हमारे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके भी इस बुक को मंगा सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दीजिए तो आपको ये नई वाली बुक ही मिलेगी। ठीक है, ये पुरानी वाली बुक से अपडेट हो चुकी है, जिसपे आपका संशोधित संस्करण लिखा हुआ है, ये वाली बुक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम करेंगे वर्तनी शुद्धिकरण। सेट 1 में हमारे सामने ना शब्द दिया हुआ है, शुद्ध शब्द है, और शुद्ध शब्द के आगे यहाँ पे दिया है अभ्यास। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो आप मार्केट की तमाम किताबें देखते हैं तो उन तमाम किताबों में आपको वर्तनी वाला जो टॉपिक मिलता है उसमें आपको क्या मिलता है कि शुद्ध शब्द से पहले अशुद्ध शब्द देखने को मिलता है। लेकिन मैंने अपनी किताब में अशुद्ध शब्द रखा ही नहीं है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब हम शुद्ध सीखने जा रहे हैं तो फिर हम अशुद्ध क्यों पढ़ें। मतलब कि जब हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो हम अशुभता को क्यों ध्यान में रखें। तो इसीलिए यहाँ पे हम ना शुद्ध शब्द ही पढ़ते हैं, अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो शुद्ध शब्द है इसी को पढ़ना है अपने दिमाग में और फिर उसको लिखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला शब्द हमारे पास में है, शब्द है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द का मतलब होता है जो इतिहास से संबंध रखता है। अब ये जो आपका शब्द बना है ये किससे बना है? ये इतिहास शब्द में हमने जोड़ा है इक प्रत्यय। अब इक प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है, इक प्रत्यय की एक मतलब इसका एक नियम है कि यह जो पहला स्वर होता है उसे दीर्घ में बदल देता है। अब दीर्घ में कैसे बदलता है? तो ई को आय में कर देता है। तो यह एक नियम है। तो अभी इसे अपने दिमाग में मत रखिए, अभी बस इतना रखिए कि ऐतिहासिक शब्द जो है वो इतिहास प्लस इक से मिलकर बना है, जिसे हम लिखेंगे किस तरह से? तो हम लिखेंगे इसे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब जो मैंने आपको प्रत्यय बताया आपके दिमाग में खलबली मच गई होगी, मैम जो अभी आपने बताया ये क्या है? तो अभी हमें बस इतना पता करना है कि ऐतिहासिक शब्द हमारा इतिहास प्लस इक से बना है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा शब्द है हमारा आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक शब्द को जब हम लिखेंगे तो देखो इसे याद करेंगे हम आध्या। ठीक है, आध्यात्मिक। इस तरह से 2 टुकड़ों में याद करना है जिस शब्द को जो बड़ा हो। तो आध्या हम पढ़ेंगे, लिखेंगे इस तरह से आध्यात्मिक। ठीक है, तो शब्द हमारा बन गया आध्यात्मिक। अब हम इस शब्द के बारे में बात करें तो यह हमारा शब्द बना है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द में हमारा जुड़ा है इक प्रत्यय, और ये जो अध्यात्म शब्द बना है यह भी हमारा शब्द बना है अधि प्लस आत्म से बना है। किससे बना है? अधि प्लस आत्म। तो अधि प्लस आत्म प्लस इक से मिलकर यह शब्द बना है। तो इसमें एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। यह शब्द हमारा इससे बना है। अब जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेंगे तो हमको यह शब्द समझ में आ जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में यही पॉइंट रखना है कि इस शब्द के अंदर ना ये 2 शब्दों से मिलकर शब्द बना हुआ है। तो इस तरह से हम इसको सीखेंगे। ठीक है, फिर शब्द आता है हमारा अस्वीकार। शब्द है अस्वीकार। तो आपको पता है स्वीकार मतलब ग्रहण करना, अस्वीकार मतलब नहीं ग्रहण करना। तो हम लिखेंगे शब्द को अस्वीकार। इस तरह से हमने याद किया तो हमें पता चल गया शब्द हो गया हमारा अस्वीकार। ठीक है, फिर शब्द है अवतार। तो अवतार, तो यहाँ पे शब्द हमारा हो गया अवतार।
आराम से लिख लेंगे हम इसको, ये तो बहुत सरल है। फिर शब्द है हमारा अधिदैविक, शब्द आया हमारा अधिदैविक, तो शब्द हम लिखेंगे 2 टुकड़ों में, अधिदैविक, अधिदैविक, ठीक है। 2 टुकड़ों में याद कर लेंगे, जो शब्द बड़ा होता है तो उसको हम ऐसे आधा आधा करके कि अधिदैविक, अधिदैविक, इस तरह से हम याद करेंगे, ठीक है। आगे फिर शब्द आता है हमारा, शब्द बना है आग्नेय, तो आग्नेय शब्द को हम देखेंगे, ये शब्द हमारा बना है अग्नि से। क्या हुआ है, अग्नि शब्द में, अग्नि शब्द में हमने क्या जोड़ा है, ए प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है, तो उससे हमारा शब्द बन गया है आग्नेय। आग्नेय यानी जिसमें अग्नि का अंश हो तो वो हो जाता है आग्नेय, उसको कहते हैं आग्नेय, या जो अग्नि से बना हुआ है उसे आग्नेय कहते हैं, ठीक है। तो अग्नि से बना तो शब्द हमारा हो जाएगा आग्नेय। अब देखो अग्नि में अ होता है लेकिन आग्नेय में यहाँ आ होता है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे शब्द होता है हमारा आनुषंगिक। देखो यह शब्द आपका बहुत आता है परीक्षा में, आपको इस पे ध्यान रखना है कि यह शब्द क्या है, आनु, अपने दिमाग में लेकर चलिएगा, शब्द है आनु और ये होगा मूर्धा श। बस यहीं पे इसी पर फोकस करना है कि मूर्धा श होता है इसमें, ठीक है, बिंदी आ जाएगी और गिक, तो आनुषंगिक, मूर्धा श इसमें होता है स्पेशल। जब आपकी परीक्षा में ये शब्द पूछा जाता है तो इसमें विकृति दे दी जाती है, ये श और ये श, इस तरह से करके, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, हमें पता है इसमें मूर्धा होता है। तो जिस शब्द में मूर्धा वाला श होता है तो आनुषंगिक शब्द वही वाला सही हो जाता है, तो ऐसे ही से याद रखिएगा। फिर आपका अगला शब्द आता है उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल शब्द दिया है, तो उज्ज्वल शब्द आपका बना है उत प्लस, अब जब हम उज्ज्वल शब्द को देखेंगे तो ये उत प्लस ज्वल से मिलकर बना है, ठीक है, इसमें उपसर्ग क्या है हमारा, उत है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें संधि विधि लागू होती है, त का मेल अगर इस ज से होता है तो ये त स्वयं को ज में परिवर्तित कर देता है और यहाँ पे जो कुछ भी है वो ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जो बचा ये ऊ बचा। अब आप कहेंगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें संधि है और ये सारी चीजें जो परिवर्तन आपने किया, तो जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां हम सब सीख जाएंगे। अभी के लिए बस हम इतना जानेंगे कि उज्ज्वल शब्द जो है उसके अंदर व्यंजन संधि है और संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, ठीक है, इतना याद करेंगे। अब यहाँ पे देखो यह शब्द आपका क्या है, एक तो संधि को लेकर आया, संधि विच्छेद लेकर आया, फिर साथ ही साथ इसमें आपको वर्तनी भी ले आया है, तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। आगे शब्द है हमारा आशीर्वाद, ठीक है, शब्द है आशीर्वाद, तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब इसमें क्या होता है कि हमारे छात्र ना गलती कर देते हैं, इस श के ऊपर यहाँ पे र की मात्रा चढ़ा देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए र का रेफ रूप जो होता है, यानी र का रेफ रूप, इसकी ध्वनि जो है वो सदैव जिस पर ये चढ़ा होता है उससे पहले आती है, यानी यहाँ पर। अब अगर हम श पे लगा देंगे तो वो यहाँ आ जाएगी ध्वनि और शब्द क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। तो हमेशा रेफ रूप का ये नियम याद रखना कि जहाँ इसकी ध्वनि आ रही है उसके ठीक बाद वाले वर्ण पर ही ये चढ़ता है। और वैसे भी यह शब्द आपका किससे मिलकर बना है, अगर हम देखें इसको तो ये आपका एक विसर्ग संधि है, आशी और वाद। तो विसर्ग संधि कहती है कि विसर्ग का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन से होता है तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। आगे पीछे जो कुछ भी था वो ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ आशी आ गया, यहाँ वाद आ गया, और ये जब जुड़ जाएगा तो ये जो र है ये इस व के ऊपर चढ़ जाएगा और शब्द आपका क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। तो हमेशा याद रखना आशीर्वाद शब्द में आशी का मतलब होता है शुभ और वाद का मतलब होता है बोलना, वचन, ठीक है। तो यानी जो शुभ वचन हो, शुभ बोला जाए, वही क्या होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा अनधिकार, शब्द है अनधिकार। अब अनधिकार शब्द को हम कैसे लिखेंगे तो देखो, अन
अनधिकार, शब्द लिखते हैं हम अनधिकार। अनधिकार शब्द को अगर हम तोड़ कर देखें तो यह शब्द बना है हमारा अन प्लस अधिकार शब्द से। ठीक है, किससे बना है? अन प्लस अधिकार शब्द से बना है। अधिकार का मतलब होता है हक दिखाने वाला, अन माने नहीं, तो जिसका किसी पर कोई हक नहीं तो वो अनधिकार ही कहलाता है। अनधिकार का मतलब जो हक ना हो, जिस पे अधिकार ना हो, तो अनधिकार। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अनाधिकार नहीं होगा, गलती होती है अनाधिकार में। तो ये कैसे बना है? तो ये संधि नहीं है, ये है हमारा उपसर्ग, और उपसर्ग में क्या हुआ है? न है हमारा आधा, तो जब न आधा है तो ये जो अ है इस न को पूरा कर देता है और यह न जो है पूरा हो जाता है। जब ये न पूरा हो गया तो इतना बचा टुकड़ा और यहाँ पे बचा ये अ, तो इस टुकड़े को इसके साथ जोड़ देते हैं और शब्द हो जाता है हमारा अनधिकार। ठीक है, इस तरह से जो शब्द है वो हमारा क्या बनता है? अनधिकार बनता है। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे शब्द आता है हमारा अनभिज्ञ। शब्द है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द को देखेंगे तो अनभिज्ञ शब्द हमारा क्या आता है? तो इसमें यह शब्द अनभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ न जानता हो, तो इसे हम लिखेंगे अनभिज्ञ, इस तरह से करके अनभिज्ञ। लेकिन यह शब्द बना किससे है? तो यह बना है हमारा, इसमें अन उपसर्ग है और शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जानने वाला। ठीक है, और इसमें अन लग गया है, अन उपसर्ग, तो ये हो गया शब्द हमारा अनभिज्ञ। इस अ ने इस न को पूरा किया है और शब्द बन गया अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ का मतलब हो गया जो नहीं जानता है। ठीक है, इस तरह से शब्द बनता है हमारा। आगे आता है अब शब्द है कवयित्री। कवयित्री शब्द को हम देखेंगे तो बनाने का इसका तरीका है कवयित्री। इस तरह से दो टुकड़ों में आप रखेंगे, इसे लिखेंगे कवयित्री, याद रखना है इसे। ऐसे ही रटना, जब हम रटते हैं, इसको लिखते हैं, इसको देखते हैं, तो जब हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो परीक्षा में हमारे सामने आ जाता है शब्द आ जाता है एक कवयित्री। ठीक है, तो कवित्री जो शब्द आ जाता है हम इसको कर देते हैं, ये हो जाता है गलत। क्यों होता है गलत? क्योंकि पुल्लिंग होता है कवि और हम सोचते हैं कि कवि से ही कवित्री बना है तो हम कवित्री कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, ये कवित्री नहीं होता। आपको ध्यान रखना है बस इसमें कि जो पुल्लिंग में ई की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग में ई की मात्रा नहीं होती है। ये याद रखते हुए आप कवयित्री शब्द को याद रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? कवयित्री होता है। ठीक है, आगे शब्द है हमारा कालिदास। शब्द है कालिदास। अब कालिदास, इसमें भी गलतियां हम कर देते हैं। दूसरा, जैसे काला और काली एक शब्द है, तो जब काला और काली पर बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम उसी के चलते में कालिदास भी बड़ी ई की मात्रा पे चढ़ा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि कालिदास पे जो ई की मात्रा होगी वो छोटी होगी, तो कालिदास शब्द बन जाएगा कालिदास। ठीक है, फिर शब्द है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना हम इस तरह से रखेंगे। हमें इसमें क्या याद रखना है? हमें याद रखेंगे कि त भी आधा है और श भी आधा है, तो त और श दोनों ही आधे हैं, तो फिर हम लिख लेंगे ज्यो तो हम लिख लेते हैं, त भी आधा, स भी आधा और न, तो ज्योत्सना। फिर हमें हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ठीक है, बात पता चल गई? चलो अब इसमें आता है आपका शब्द अगला, हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप को भी आपको ऐसे याद रखना है, हस्त। ठीक है, और फिर उसके बाद क्षेप, तो हस्तक्षेप ये शब्द हमारा हो जाता है। अब इसमें आधा का मत लगा देना, आधे क की ध्वनि हमें इसके साथ यहाँ पे सुनाई देती है। वो क्यों? क्योंकि यही संयुक्त वर्ण जो है वो हमारा आधा क और ये श से मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर हमारा ये बन गया है। ठीक है, तो हमें इसमें आधे क की ध्वनि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बोलने में तो आधा का स्पष्ट होगा ही। तो हस्तक्षेप इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, फिर शब्द है हमारा हिरण्यकशिपु। इसको 3 टुकड़ों में याद रखना, हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्य कश्यप नहीं होता, जो हमने किस्से कहानियों में सुना है उनको नाम, उस नाम को भी अक्सर लोग बोलते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि शब्द क्या है हमारा, हिरण्य।
क शिपु। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, याद रख के हम इसे पूरा कर लेंगे। तो ये वर्तनी की हमारी यहाँ पर ये पूरी हो गई। इस तरह से हमने आज ना पहला सेट किया। तो आप लोगों के पास ये शब्दावली का सेट होगा ही। ठीक है, तो ये पहला सेट हम लोगों ने किया। अब इसके आगे हम कल करेंगे।